सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के अंदर भौचाल मचा हुआ है, लेकिन जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं वो भी काबिले बहस हैं। मुल्क के अंदर दो बड़े मामलात के ऊपर डिबेट छिड़ी हुई है। पहला बड़ा मामला मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का है और दूसरा बड़ा मामला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल के हवाले से डॉक्टर बाबर अवान खुले बंदों ये कह चुके हैं कि आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के साथ ही होंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के हवाले से गवर्नमेंट या वफाक किस अंदाज से काम कर रहा है, सारे मामले के ऊपर अपोजिशन ऑन बोर्ड है नहीं है, और इसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए ही तमाम तर फैसला कराना है तो क्या आईनी तरमीम के जरिए होगा या कानूनी तरमीम के जरिए होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की जरूरत पेश क्यों आई है, यह कानून पास कराने के लिए इतनी तगोदौ क्यों है, जब मामला फेक न्यूज का है और फेक न्यूज को वाकईतन डिस्करेज किया जाना चाहिए। लेकिन फेक न्यूज को डिटरमिन कौन करेगा, यह डिसाइड कौन करेगा कि कोई न्यूज फेक है या नहीं है, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। लेकिन मतभेड़ जो कि मुकम्मल तौर पर हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, वो स्टार्ट कहां से हुई उसके ऊपर आपको तफसीलात हम बताते हैं। 17 नवंबर 2020 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान करते हुए कहा था कि सेनेट इंतखाबात के लिए शो ऑफ हैंड्स की आईनी तरमीम लाने के साथ साथ आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए नया इंतखाबी निज़ाम लाने का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद 20 नवंबर 2020 मैं ज़रा क्रोनोलॉजी की तरफ जाता हूं, वहां वफाकी हुकूमत ने 31 जनवरी 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुताल्लिक कानून साज़ी मुकम्मल करने का ऐलान किया था। वफाकी वजीर आज़म स्वाति ने अपने बयान में उस वक्त कहा कि मुल्क को 31 जनवरी तक इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए मुताल्लिका कानून साजी का तोहफा देंगे। 8 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर को EVM से मुतालिक ब्रीफ करते हुए आगाह किया कि आइंदा आम इंतखाबात में इस निज़ाम की तनसीब आसान नहीं, क्योंकि सिर्फ मशीनों की खरीदारी पर इब्तदाई तखमीना 30 अरब रुपए का है। अब बात करते हैं 8 मई 2021 की, जब सदारती ऑर्डिनेंस सामने आया और उसके जरिए किस तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे उसका लाएअमल दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 8 मई 2021 को एक सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी का पाबंद बनाया गया और आइंदा इंतखाबात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किस तरह अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे उसका लाएअमल सामने लाया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 94(1) और सेक्शन 103 में 2 तरामीम पेश की। दफा 94(1) में की गई तरमीम के मुताबिक कमीशन यानी ECP, नादरा यानी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या किसी और अथॉरिटी और एजेंसी की तकनीकी मदद से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को आम इंतखाबात के दौरान अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का अहल बनाएगा। तरमीम शुदा दफा 103 में कहा गया कि कमीशन यानी ECP आम इंतखाबात में वोट कास्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM खरीदेगा। अब इस सारे मामले के ऊपर जब ऑर्डिनेंस आ गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात दिए। वो एतराज़ात बहुत सारे सवालात की सूरत में सामने आए, लेकिन चीदा एतराज़ क्या था वो आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एतमाद में लिए जाने के तासुर को सरासर यानी यकसर मुस्तरद कर दिया। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान ने बताया कि ECP इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलासों का हिस्सा नहीं था, जबकि ऐवान सदर में होने वाले इजलास सतही नौइयत के थे, जहां सिर्फ वोटिंग मशीनों और उनकी खुसूसियात पर बात हुई, लेकिन पॉलिसी उमूर ज़ेर बहस नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एतराज़ किया वो तो अपनी जगह पर किया, लेकिन इस सारे मामले के ऊपर अपोजिशन अपना एक रद्द अमल रखती है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज।
और मरियम औरंगजेब साहिबा ने रद्द अमल में क्या कहा वो आपके सामने रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ट्वीट के जवाब में नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि कमरे में होने वाली टेस्टिंग मुस्तरद करते हैं, इसमें पार्लिमान और अपोजिशन की राय शामिल नहीं। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमले को अगवा और वोट के थैले चुराने वाले अब मशीनों के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिटर्निंग अफसरान के अगवा की सोच रोक सकती है? अब फिर यह मामला उठा है, यानी अब 1 सितंबर 2021 को डॉक्टर बाबर आवान साहब ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि 2023 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM इस्तेमाल होगी और इसके लिए तमाम ज़रूरी कानून साजी 2021 में ही कर ली जाएगी। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, और बड़ा क्वेश्चन, कि अगर अपोजिशन साथ नहीं है तो कानून में तरमीम किस तरह होगी? आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत के साथ मुमकिन है, कानूनी तरमीम कितनी अक्सरियत के साथ मुमकिन हो पाएगी? और जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून है उसको लाने का तरीकाकार क्या होगा? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान के मायनाज, माहिर आइन और कानून, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर जनाब डॉक्टर बाबर आवान साहब। मैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर जनाब डॉक्टर बाबर आवान साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, अपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपका मैं बयान पढ़ रहा था और आपने कहा कि हुकूमत आइंदा इलेक्शन हर सूरत में EVM के ज़रिए कराएगी। ये बड़ी खुशाइन बात दिखाई देती है, लेकिन सर फिर द क्वेश्चन रिमेन्स हाउ टू बेल द कैट। ये बड़ा मसला है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। 2-3 बातें हैं पहले पर्सपेक्टिव के तौर पे, ताकि लोगों को पता लग सके कि हुकूमत और उनकी पार्लियामेंट उनके लिए कर क्या रही है। पहला ये है कि आपको याद है कि 1970 के इलेक्शन के बाद कितना बड़ा सानिया हुआ जब रिज़ल्ट्स के ऊपर एतराज़ात आए कि यूँ करना चाहिए और यूँ होने देंगे और यूँ नहीं होगा। उसके बाद 2013 तक ये सिलसिला चलता रहा, जब 4 हल्के खोलने के लिए कहा गया। एक कमीशन बैठा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अदालती कमीशन ने 5 बातें कहीं, जिनमें से पहली बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है। ये चार्जशीट है उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ये रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है, 237 सफ़े की ये जुडिशल रिपोर्ट है। उसके बाद उन्होंने साथ ये कहा कि धांधली का जो तरीक़ाकार था ये था कि 4 डेजिग्नेटेड प्रेस थे जिनके ऊपर छपना था बैलेट पेपर सारे का सारा। उन्होंने 2 दिन पहले एक 5वां ढूंढ लिया और 5वें ने बैलेट पेपर जो छापे वो पता नहीं कितने छापे वो किधर गए। तीसरा तरीका उन्होंने ये बताया कि पंजाब में, सिर्फ पंजाब में ही तो गेम बनती है, गेम चेंजर था। सारे सूबों की सारी सीटें मिलाने के बाद भी पंजाब की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए वहीं पे धांधली का असल मकसद था। उसकी मैं एक आपको सबूत भी दूंगा। लेकिन उन्होंने जो कहा वो ये था कि 35% फॉर्म 15 वो जो थैले होते हैं सिक्योरिटी वाले जिनके ऊपर मोहर लगी होती है, सील लगी होती है, उनके अंदर थे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह पे 1500 वोट है और 1000 कास्ट हुआ तो कैसे पता चलेगा जब तक फॉर्म 15 नहीं होगा कि 500 कास्ट नहीं हुआ था। तो कोई अपने मनपसंद उम्मीदवार को दिलवा सकता है पूरे 1500 वोट। आपको याद है कि आधी रात को इलेक्शन तो ख़त्म हो गया था, 5 बजे शाम को नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, घर की बालकनी के बाहर खड़े हुए थे और उसमें कहा कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना। वोटर नहीं थे, वो वोट गिनने वालों से बात, वोट डालने वाले जा चुके थे, वो वोट गिनने वालों से बात कर रहे थे बेसिकली। अगले 2 ये हुए कि फॉर्म 14 गायब कर दिया गया जिसमें रिजल्ट होता है, उसकी वैसे भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। आखिरी बात जो उन्होंने कही कमीशन ने वो ये थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ ये लफ्ज़ हैं, हमने देखा है कि जो फॉर्म 15 थे वो गायब पाए गए। वहाँ से फिर आते हैं हम 2018 में, उसके इलेक्शन को भी मुतनाज़ा किया गया, नतीजा हारने वालों ने नहीं माना और जीतने वाले उनके इत्तेहादी जो उस नतीजे को मान रहे हैं। यहाँ खड़े होकर क्या हमने रिफॉर्म्स करनी है या नहीं करनी, अब कर क्या रहे हैं? बिल है 3 तरह का। एक वो है जिसके अंदर हमने तकरीबन 70 से ज़्यादा
49 सेक्शन में तरमीम की हैं। दूसरा वो है जिसमें ईवीएम और आई वोटिंग है। इसके लिए 2 जगह कार्रवाई चल रही है। एक 9 तारीख को एक इजलास है जो नेशनल असेंबली की लेजिस्लेटिव कमेटी है उसका, और मंडे को 6 तारीख को इजलास है जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है जो बिल कंसिडर कर रही है। उनके पास सिर्फ अब दिन रह गए 5 जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या 4 दिन रह गए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज़्यादा दिन उनके पास नहीं है। 90 डेज का जो अरसा होता है, 60 दिन का अरसा होता है, वो सारा बैठ के कमेटी खेल के गुजारा जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत के पास अब यही रास्ता बचता है कि जहाँ जहाँ वो अपनी तजावीज़ देंगे उनको हम कंसिडर करेंगे। जो तजवीज़ मानने के काबिल होगी वो ज़रूर मानी जाएगी, नहीं तो हम उसको वोट में डाल देंगे। सेनेट का अगर इजलास नहीं होता 14 से पहले, इसलिए कि नया पार्लिमानी साल शुरू ही 13 तारीख को हो रहा है और कमेटी अपनी उस वक्त तक रिपोर्ट जो पीछे से लटक के आती रही वो दे देती तो अच्छा होता। नहीं हुआ तो फिर इस बिल को हम लेके जाएंगे। जो जॉइंट सेशन है वो 13 तारीख को 11 बजे सुबह इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुनक्कद होगा, जिसमें सदर साहब खिताब करेंगे। तो आपने कहा कि हाउ टू बेल द कैट, मुख्तलिफ बिल्लियाँ हैं फारूकी साहब, मुख्तलिफ थैले हैं और मुख्तलिफ लोगों के हाथ में हैं, और पता नहीं कि कौन सी बिल्ली की आप बात कर रहे हैं। आप समझ गए मैं जिस बिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह एक बहुत ही पाकिस्तान के बड़े सियासतदान भी हैं और माहिर आइन और कानून भी हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए जिसको ये पता नहीं है कि आइनी तरमीम और कानूनी तरमीम में फ़र्क क्या है, पहले तो वो ज़रूर बता दें कि आप लोग कानूनी तरमीम की तरफ जाएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और आइनी तरमीम आप क्यों नहीं करा पाते। क्योंकि मुझे तो पता है, आप भी इसको बेहतर जानते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं जानती ना। इन दोनों में पहले फ़र्क बता दें कि क्या है फ़र्क। वेरी गुड क्वेश्चन फारूकी साहब। जो पाकिस्तान का आइन है उसके अंदर 2 तरह की कानून साजी होती है। एक कानून साजी वो होती है जिसको कहते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी निचली सतह की कानून साजी। उसमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं, वो दहशत गर्दी से मुतल्लिका हों, वो बैंकिंग से मुतल्लिका हों, वो टैक्स से मुतल्लिका हों, वो कत्लो गारत गरी वाले जराइम से मुतल्लिका हों, कोई इखलाकी जराइम से मुतल्लिका हों, ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। ये जो आम कानून जिसको कहा जा सकता है आम जुबान में, उसके लिए 1 वोट की अक्सरियत चाहिए होती है कि अगर एक तरफ 10 हैं और दूसरी तरफ 11 हैं तो वो कानून बन जाएगा। ये आपके आइन में लिखा हुआ है एक। और आपके जो असेंबलियों ने, जितनी भी असेंबलियां हैं मुल्क में, उन्होंने जो रूल्स बनाए वो आइन की इस आर्टिकल की रूह से बनाए। अब दूसरा जो आपने कहा कि ये तो हो गया आम कानून। आम कानून के लिए 1 वोट की अक्सरियत दरकार। आप दूसरी तरफ आ जाइए, अगर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के बजाय उसको कहते हैं सुपीरियर लेजिस्लेशन, जो आइन में तरमीम है, उसके लिए आइन के अंदर 2 दफात रखी गई हैं, 238 एंड आर्टिकल 238 एंड आर्टिकल 239। वो दफात ये कहती हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ, यानी जो हाउस है उसके 75% लोग एक तरफ खड़े होंगे तो तब वो तरमीम की जा सकती है। ये जो सहूलत है ये इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ को दी जाती रही, वो 2/3 मेजॉरिटी दें, और उन्होंने उस 2/3 मेजॉरिटी में से 3 कवानीन बनाए। 1992 में आपको याद है लियाकत केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको 8 लड़के फांसी लग गए तो उसको सेट असाइड किया था, जिसको कहते थे स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स। दूसरा उन्होंने कानून बनाया एहतसाब का, जिसमें वो खुद पेश ही नहीं होते, भाग जाते हैं, सौदा कर लेते हैं, निकल जाते हैं, पतली गली ढूंढी हुई उन्होंने। और तीसरा जो कानून उन्होंने उस वक्त बनाया था वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो वो कानून कालादम हो गया। उसमें अपने आप को ज़िले इलाही की बजाय अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करना चाहते थे। अब ये फ़र्क है कि एक जो आइनी तरमीम है उसमें 75% वोट होंगे तो फिर तरमीम होगी। जो आम कानून है, अब इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका ये जो 2 बिल्स हैं हमारे इलेक्शन के प्रोसेस से मुतल्लिका और इलेक्शन में प्रोसेस में रिफॉर्म से मुतल्लिका, ये दोनों बिल ऐसे हैं जिनमें हमें सिर्फ 1 वोट की अक्सरियत दरकार है। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत दरकार नहीं है। वो हमारी अक्सरियत है, हम पास कर लेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली राइट। तो फिर अब सबसे अहम जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात आप तक पहुंचे होंगे और उसका जवाब भी आप लोग कई दफ़ा दे चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन अगर इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हो रहा है तो फिर आपका ओवरऑल जो प्रोसीजर है लॉ का
वो क्या कहते हैं, आप उसको किस तरह से फिर कंडक्ट करेंगे चीजों को? देखिए, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कानूनी और आईनी जो हायरार्की है और उसके अंदर जो डिसिप्लिन है, उसके मुताबिक पार्लियामेंट के बाद जो आइन कानून को हाथ लगा सकता है इदारा, उसको कहते हैं पाकिस्तान की अदलिया। और अदलिया में सबसे सुपीरियर जो अदालत है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे, इसीलिए अदालत उज़्मा उसको कहते हैं, यानी अजीम तरीन सबसे बड़ी अदालत कह लें अदलिया के अंदर, वो हाथ लगा सकते हैं। जो इख्तियारात हैं पार्लियामेंट के, उसके ऊपर कानून साजी और आइन साजी में कोई कदगन नहीं है। पार्लियामेंट सारी मिल के बैठे ये आइनी तब्दील कर दे, निज़ाम हुकूमती तब्दील कर दे, कोई और सिस्टम, कोई और इदारा उसको ख़त्म कर दे, उसको तब्दील कर दे। जो सिर्फ शर्त होती है कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इस्लामी दफात और एक दो और चीज़ें, उनको रियासत को हाथ नहीं लगाया जा सकता, बाकी तब्दीली की जा सकती है। ये जो इस वक्त तब्दीली आनी है, वो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि आइन में लिखा हुआ है कि मुल्क की आला अदालतें यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पांचों, वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून उनको देता है, उससे मावरा कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है इलेक्शन का, जिस तरह ओगरा है, जिस तरह पेमरा है, जिस तरह नेपरा है मुल्क के अंदर मुख्तलिफ, और जिस तरह HEC है, मुख्तलिफ इदारे हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में जो इदारे बने, उनको कौमी ज़िंदगी के, उनको वो रेगुलेट करते हैं। तो पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ कानून है उसको कौन कह सकता है? मैं नहीं मानता। कानून से सब नीचे हैं और कानून से मावरा ना कोई शख्स है और ना ही कोई पाकिस्तान में इदारा है। हाँ, एक एक्सेप्शन है जो मैं आम जुबान में कह देता हूँ कि अगर कोई कानून, यानी इस्तिस्ना यहाँ है कि अगर कोई कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो और जो बंदा है वो जाएगा, ताहिरुल कादरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है कि जो जाएगा वो बताएगा कि मुझे किस तरह नुकसान हो रहा है और मेरा कौन सा हक है जो बुनियादी हुकूक की लिस्ट में लिखा हुआ है पाकिस्तान के आइन में, और उससे मुतसादिम इस कानून की कौन सी शिक है। आखिरी मैं आपको मिसाल देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18 मेरे दौर में जब मैं लॉ मिनिस्टर था हुई थी, 18वीं आइनी तरमीम जी। तो 5 माह सुनने के बाद मुल्क में कोई 35-40 पिटीशनें थी और इससे ज़्यादा वकील थे, वो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आइनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, आप वापस जाएं और जाके आप ये पार्लियामेंट में पेश करें। फिर हमने जो उनकी रिजर्वेशन थी उनके हवाले से हमने फिर जो 19वीं तरमीम थी वो पास की थी। इसलिए जो पाकिस्तान का बना हुआ कानून असेंबली का है उसको वैलिडिटी देता है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है पाकिस्तान का आईनी निज़ाम। राइट। अभी आपने गुफ्तगू के दौरान एक बड़ा ही क्वेश्चनेबल एक जुमला कह दिया और मुझे उस पर तो आपसे पूछना बनता है। आपने कहा कि 2/3 अक्सरियत की सहूलत सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को मयसर थी। सबसे पहले तो इसकी वजाहत कर दें कि सहूलत मयसर थी या सहूलत दी गई, बल्कि दी गई का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो किसने दी? एक तो ये। दूसरा, इस इलेक्टोरल रिफॉर्म सिस्टम के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की टीम में से आपके सहूलतकार कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं? अच्छा, पहली बात यह है जी कि आपने कहा कि ये सहूलत 2/3 अक्सरियत वाली किसने दी। एक वो दुनिया में नहीं रहे जिन्होंने IGI बनवाई थी, उन्होंने कहा मैंने दी। अच्छा। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ साहब की बारी आई और ये जद्दा चले गए तो वो राहत किसने दी थी? जनरल साहब कहते थे मैंने दी। अब जो जिस दौर में आप और मैं बात कर रहे हैं और बोल चल रहा है, उस दौर में हम सारे मिलके और कोई और भी हो तो वो भी मिलके हम नवाज शरीफ के मुंह में अभी तक एक दवाई का कतरा नहीं डाल सके, उनको एक गोली नहीं खिला सके बीमारी की और उनको एक इंजेक्शन नहीं लगवा सके। तो फिर ये तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा कि किसने क्या क्या उसको दिया। तो दूसरा हिस्सा बता दें, इस EVM वोटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए PMLN से आप लोगों के साथ कौन है? क्योंकि इससे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के हवाले से शहबाज शरीफ साहब तजावीज़ दे चुके हैं जिनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद किया, आप लोगों ने भी मुस्तरद कर दिया। तो आपके सहूलतकार कौन है उधर से? देखिए, वहाँ कई पार्टियां हैं
मुझे तो नहीं पता आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के सदर शहबाज शरीफ कहलाते हैं, वो पार्टी जब वो उनकी पार्टी का सदर बात करता है, यानी पार्टी के सदर क्या अहदेदार भी जब कोई बात करता है, जिस तरह काबीना का जो भी वजीर बोलेगा वो पॉलिसी बता रहा है फेडरल गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो सारे एक टीम है और सारे इज्तिमाई उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों और पार्लियामेंट के सामने वो जवाबदेही उनकी हो। तो इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सदर के जरिए बोलती हैं। ये अजीब तरह का सिस्टम है। अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मुरासिम, हुसैन को भी सलाम, पता ही नहीं चलता। एक सदर बोलता है, नीचे से एक अहदेदार उठता है या उठती है और वो फरमाते हैं कि ये उसकी अपनी ज़ाती राय है। यानी फिर सदर किस चीज़ का है? अच्छा, फिर किस चीज को हेड करता है मामला? वो फिर ऑपोजिशन लीडर किस चीज का है? डॉक्टर साहब, मामला इस तरफ भी कुछ ऐसा ही है। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। वो एक आन की आन में तज्जियाकार भी बन जाते हैं, सियासतदान भी बन जाते हैं और उनकी अपनी ज़ाती राय भी हो जाती है। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। मुझे सिर्फ यहाँ पर यह बता दीजिए कि अपोजिशन को आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसके लिए आप बड़ी तनदही से काम कर रहे हैं आपकी टीम, और मैं आई नो इट वेरी पर्सनली सर, तो उनको एतराज बेसिकली है क्या? क्यों नहीं चाह रहे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप लोग कर पाएं? थैंक यू सर। तीन हिस्से हो गए सवाल के। पहला तो यह है कि अगर इमरान खान ने कभी कहा हो मेरी ज़ाती राय है पॉलिटिकल मामलात में या कौमी मामलात में, ज़ाती राय नहीं होती। जब हुक्मरान बोलता है या पार्टी का सरबराह बोलता है तो पूरी पार्टी बोलती है, हुक्मरान बोलता है तो पूरा मुल्क बोलता है। इसीलिए जो आर्ट ऑफ गवर्नेंस है, राजनीति का जो फ़न है, उसमें कहते हैं, या साइंस है, उसमें कहते हैं कि जो मुल्क का हुक्मरान या उसकी टीम होती है, उनकी अपनी कोई ज़ाती राय नहीं होती। वो ज़ाती राय पहले पीछे रखते हैं और फिर इज्तिमाई गुड के लिए और इज्तिमाई विल यानी लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उनको बात आगे बढ़ाना होती है। दूसरा, आपने कहा कि मसला क्या है। मसला से पहले मैं आपके सामने और आपके जरिए बोल देखने वालों के सामने दो चीज़ें रखना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें हम एक तरफ रख देते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, मशीन हम दूसरी तरफ रख देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई गवर्नमेंट या किसी और की तकसीम है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये ऑपरेटर्स काम नहीं कर रहा, ऑपरेट नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, और अगर फारूकी साहब उससे सवाल करते हैं कि आपने इसको देखा, आपने इसको खोला, आपने इसका फंक्शन कोई ढूंढा कि कहाँ से ये ऑन करेगा, कहाँ से ऑफ करेगा, किस जगह से ये म्यूट करेगा, कहाँ पे ये वाइड कर देगा पिक्चर को और कलर किधर से देगा, वो कह देखा नहीं है लेकिन मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, तो आप उस ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? उसको तो फिर कोई जदीद दौर का नया इलेक्ट्रॉनिक अरस्तु ही हम कह सकते हैं ना, कोई इस टाइप की, या कोई बहुत ही बड़ा ऐसा लेजेंड है जो देखे बगैर चीज़ों के बारे में बात कर सकता है। अच्छा, एक हो गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन के ऊपर, जो इलेक्शन भी आप लेंगे, करोड़ों रुपए बिल्कुल नहीं खर्च हुए, अरबों रुपए खर्च होते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है, जो असेंबली बनती है, उसकी ट्रैवलिंग के लोगों को जहाज के टिकट मिलते हैं, जहां वो रहते हैं आके, वो लेविश एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी रिहाइश गाहें आपने देखा है शाहराह दस्तूर के चौक में। फिर उनको एक कमेटी में बैठे तब भी पैसे मिलते हैं, फिर अगर वो असेंबली का एक इजलास अटेंड करें तो तब भी पैसे मिलते हैं। तो ये क्या हम कौम के साथ मजाक करने के लिए वहाँ पे जाते हैं? ये कोई स्टेज शो है जिसको करने के लिए हम जाते हैं, झुकते करके और एक दूसरे की बात उड़ा के हम और एक दूसरे के सर में किताबें मार के आंखें फोड़ के हम वापस आ जाएं? जो बेसिक काम है, ये जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लिश जिसको हम फॉलो करते हैं, इसमें बेसिक काम एक ही है कि लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए और रियासत के लिए अच्छी कानून साजी की जाए, और जो रियासत के कमज़ोर तबकात हैं उनके लिए स्पेशली, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कमज़ोर एरियाज़ हैं मुआशी तौर पे और पीछे रह गए, उनके लिए कानून साजी और उनके लिए पॉलिसी साजी और उनके लिए हुकूमत को हिदायत दी गई और रियासत को हिदायत दी गई हैं। डरते कौन है? अगर टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो डरेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी का कोई जिद या उसका कोई मुतसादिम या उसका कोई मुतबादल ऐसा रास्ता है जहां से वो फ्रॉड कर सकता है। टेक्नोलॉजी आई तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा। आपको मालूम है कि एक ज़माना था कि फ़ोन आता था जब, तो CLI इस टेलीफोन के ऊपर भी उस वक्त तक नहीं था, हमें नहीं पता लगता था दूसरी तरफ से कौन बोल रहा है। अब यह कि फ़ोन आता है, पहले आप नंबर नोट कर सकते हैं और उसके बाद गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके ऊपर तो पूरा कच्चा छटा खुल जाता है कि ये बंदा कौन है, ये कहाँ पे इसका फलाना सिलसिला है, क्या है, वो
कॉलर आईडी में जाएंगे, आप सारा आपको मिल जाएगा। तो इसलिए डरते टेक्नोलॉजी के रिजल्ट से। अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी ईवीएम हो 2023 में, तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ घर की बालकनी पे चढ़ के कोठे पे आवाज नहीं लगा सके कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना। आधी रात को किससे वो कह रहे थे? अच्छा डॉक्टर साहब दूसरा ये है कि ये बात दर्जनों केसेस में मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे एक ब्रेक लेनी है। आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहां पर बहुत अच्छा है वहां पर उसकी एप्लीकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने ममालिक में ये एप्लीकेबल हुआ और सक्सेसफुल हुआ है। कुछ ममालिक हैं जहां पर इसको नो कह दिया गया, यानी ये ऑब्सलीट हो गया है। आयरलैंड की बात करूंगा, इटली, फिनलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड की बात करूंगा। जहां पर ये एप्लीकेबल है उसमें यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, एस्टोनिया और स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन फिर भी इसके लकूनास तो अपनी जगह पर हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ये भी बात करेंगे कि इतना एक्सपेंसिव सिस्टम ये है, इसको कितने यूनिट्स में लाया जाएगा और कितने अरब रुपए इसकी इंस्टॉलेशन पर लगेंगे। बात होगी डॉक्टर साहब से एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ आज इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, और आंखें बंद कर लेने से तो वैसे भी रात नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया अगर इस्तेमाल कर रही है, दुरुस्त है, तो उसको पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ब्रेक से पहले मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, वहां पर इसको नो कह दिया गया है। जनूबी एशिया में भी इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहां पर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब एक ऐसी मशीन जिसके ऊपर अरबों रुपए लगते हों। अब मैं आर्टिकल एक देख रहा था कमर दिलशाद साहब का, आज का ही लेटेस्ट आर्टिकल है। उसमें लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो ब्रीफिंग दी गई थी उसके मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अलहदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना है, और 1 लाख पोलिंग स्टेशनों पर 4 लाख पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे, जिसके मुताबिक 8 लाख के लगभग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी होनी है, जिसकी लागत का तखमीना एक अंदाजे के मुताबिक 50 अरब रुपए के करीब है। तो डॉक्टर साहब ये भी तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और इसका टाइम कितना होगा, मशीन कितने अरसे के लिए काबिल इस्तेमाल होगी, ये तो सारे सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं जमील साहब कि ये जो आपने जिस आर्टिकल जिक्र किया है, आजकल एक तरह की न्यूज़ है। किसी ज़माने में येलो जर्नलिज्म होता था जब रफ्तार सुस्त सी, सिर्फ अखबार छपते थे। आजकल उसको कहते हैं फेक न्यूज़, उसके ज़ुमरे में आता है। क्यों, मैं आपको आखिर में बताता हूँ। पहले आपका जो असली सवाल है जी, उसकी तरफ मैं जाऊँ। असली सवाल ये है कि दुनिया के कुछ मुल्कों में आपने जो यूरोपियन ममालिक के नाम लिए जिन्होंने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, वहाँ इलेक्शन की प्रैक्टिसेस और रिज़ल्ट और इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करना, और वहाँ फेक न्यूज़ कोई नहीं चलाता। इतना फेक न्यूज़ का इतना बुरा नतीजा निकलता है वहाँ पे कि इदारे बिक जाते हैं, अखबार पूरा बंद हो जाता है, मीडिया सेंटर अरबों रुपए डूब जाते हैं, और अदालतें ठोक बजा के जुर्माने करती हैं। एक दूसरा जो है वो ये है कि उन ममालिक में मुझे किसी एक मुल्क का नाम बताएं जहाँ पे किसी ने कहा हो मुझे क्यों निकाला, मैं नहीं मानूंगा, वोट को इज्जत दो, अपने बानी की कब्र पे जाके वो नाचे हों ये नारे लगाते हुए। वो ममालिक वो हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे आप जर्मनी की मिसाल लें। एक मिसाल आपको दे देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। मेरे ख्याल में चौथी उनकी टर्म है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब निकले हैं तो उन्होंने तो बड़ा, आपने कैपिटल हिल की बिल्डिंग नहीं देखी थी, वहां पर क्या हो रहा था, उन्होंने तो बड़ा वावेला मचाया कि मुझे क्यों निकाला। बाद में उनको स्नब किया गया, बट वहां पर यह मशीन इस्तेमाल होती है। थैंक यू। देखिए, थैंक यू, उसी की वजह से उनको स्नब किया गया। स्नब किसने किया? बाइडन के कहने पे तो स्नब कोई नहीं होता था ना, स्नब किया अदालतों ने। वो जिस अदालत में भी गए उन्होंने कहा था मशीन में से निकालो जो पिछला रिकॉर्ड है उसका। वो जब रिकॉर्ड निकला तो पता चला कि उनका दावा दुरुस्त नहीं था, इसलिए उनको घर बैठना पड़ा। इससे पहले अल गोर वर्सेस जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, उसके मुकदमे पाम बीच काउंटी केस है, बड़ा मशहूर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना था वहां पे। उसमें भी यही हुआ, जब उन्होंने नताइज चैलेंज किए, नताइज देखे गए, जब
और सारा केस सुना गया तो एल्गोर साहब जो थे उसके बाद वो मौसमियात के महकमे में और सारी दुनिया के माहौलियात के महकमे में जाके उन्होंने काम शुरू किया। बहुत बड़े आइकॉन हैं, दूसरे तो कोई पहचानता ही नहीं, सदर तो हो रहे हैं लेकिन उनकी लोग खिदमात इंटरनेशनली इस वक्त नहीं जानते। एल्गोर को सारी दुनिया जानती है, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है। अच्छा, एक दूसरा ये कि इंडिया डेमोग्राफी हमसे मिलती है, मुआशी हालात उनके बेशुमार इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान से इतने पसमानदा है जिसका हिसाब ही नहीं है। बेशुमार ऐसे अनटचेबल तबकात उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं वहाँ भी, लेकिन वहाँ पे ये मॉडल जिसको वेस्ट वाले खुद ही कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम तो नहीं मानते, जो उनका अकलीतों के साथ सलूक है और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अवाम के साथ सलूक है। और ताज़ा तरीन जो चलता फिरता हमारा पाकिस्तान था, हमारे गिलानी साहब, उनके साथ भी उन्होंने क्या सलूक किया और उनके इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद उनके जसदे उनसरी से क्या उन्होंने सलूक किया, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका एक दूसरा इसका जो पहलू है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या अक्टूबर 2020 में हम ये बिल लेके गए थे, ले किया था मैंने खुद कौमी असम्बली में, वहाँ से लेकर आज तक क्या किसी ने कोई मुतबादल सिस्टम सजेस्ट किया है कि ये वाली मशीन नहीं वो वाली मशीन ले लीजिए और ये वाला काम ना कीजिए, आप कोई और काम कर लीजिए? आंसर वुड बी बिग यस और नो। आप बता दीजिए नो कि उन्होंने क्या मुतबादल दिया। हाँ। अच्छा, दूसरी बात जो ये कहा गया कि जो ब्रीफिंग्स दी गई, हर ब्रीफिंग इलेक्शन कमीशन को जो दी गई उसमें मैं हिस्सा था और मेरी जो मिनिस्ट्री है वो इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं असेंबली के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, उनको लीड करने के लिए उसको रूल्स ऑफ बिजनेस के शेड्यूल में लिख के इंचार्ज बनाया गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स को जी। इसलिए ये कहना कि जो ब्रीफिंग दी गई उसमें ये कहा गया बिल्कुल टोटली फेक न्यूज़ है और अभी तक किसी ने कॉस्टिंग ही नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है, ना ही उनके IT डिपार्टमेंट ने की है। जो गवर्नमेंट ने जो बनाया वो क्या है, वो एक हमने नमूने का डब्बा तैयार किया जिसको प्रोटोटाइप कहते हैं और हमने बताया कि ये मशीन ये होती है और इसके फंक्शन ये होते हैं। वो पाकिस्तान के कौमी इदारों ने बनाई है, हुकूमत ने नहीं, रियासत ने बनाई है एक। उसके अलावा 5 या 6 मशीनें वो हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हमारे पास जो आता है हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स राब्ते में रहते हैं, वो उनको कहते हैं ये देख लीजिए। पिछले हफ्ते भी उन्होंने एक मशीन गालिबन देखी है 10 दिन पहले। तो ये जो जितनी भी मशीनें हैं वो कमर्शियली यूज हो चुकी हैं। जो प्राइसिंग है, जब इलेक्शन कमीशन ने अभी तक टेंडर उन्होंने देना है, हमने जो एक्ट भी नहीं पढ़ते अल्लाह के बंदे और उस पर तबसरा कर देते हैं, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन शैल प्रोक्योर द EVMs, कि वो प्रोक्योर करें, हम नहीं करेंगे, उसके लिए वो पहले टेंडर देंगे या जो भी तरीका वो इस्तेमाल करेंगे। वो कॉस्ट उन्होंने अभी नहीं लगाई, हमें तो पता ही नहीं होना इसलिए कि गवर्नमेंट ने खरीदनी नहीं है। तो इनको कैसे, जिनकी आप बता रहे हैं कि किसी ने मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, थोड़ा सा रहम करें। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर मिसाल देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। एक सेकंड जी वो ये कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि फेक न्यूज हो सकती है, तो वो होती होगी जब वो न्यूज की सूरत में लिखी जा रही हो। बट ए पर्सन हु वाज एक्चुअली फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, he gave his own ideas about the machine और उनका एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल तो फेक न्यूज के अंडर नहीं आता, ये एनालिसिस में आता है, उनकी तरफ से एक प्रपोजल समझा जा सकता है। मैं कंवर दिलशाद साहब की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल देखिए, अगर फेक न्यूज़ की आप बात करते हैं जिससे बंदा डिफेम हो, तो डिफेमेशन का ऑर्डिनेंस आप पढ़ लीजिए। कोई चीज़ बनाएगा, बोलेगा, साइन बनाएगा, बोलेगा, किसी जगह लगाएगा, उसको फैलाएगा, सब उसी जुमरे में आता है। उसकी डेफिनेशन की तरफ इतना मैं सिर्फ कहूँगा। असल बात और है, मैं आपको एक और तरह से मिसाल देता हूँ। मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज्ड बात करता हूँ। पाकिस्तान में आपने देखा कि इतने बड़े बड़े नाम बन के मुआशी माहिरीन बैठे हुए हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट में रहे हैं। जितने टीवी पे आते हैं ना, उनमें से कोई एक भी आप निकाल के शायद ही दिखा सकें या मैं आपको बता सकूँ ये गवर्नमेंट में नहीं रहे। पिछले 73 सालों में सारे गवर्नमेंट में रहे। कुछ तो ऐसे हैं जो 4-4 दफ़ा गवर्नमेंट में रहे। वो जब ये बता रहे होते हैं डूम्सडे सिनेरियो कि पाकिस्तान डूब गया, उसकी मईशत डूब गई, उसकी सनत डूब गई, उसकी तजारत डूब गई, तो इनसे कोई ये तो पूछे कि पर्क्स, प्रिविलेज, रिटायरमेंट, हाउसेज, कारें, बच्चों की तालीम, अस्पताल, ये सारा आपने पाकिस्तान से लिया। कोई अच्छी खबर आपके पास नहीं होती। एक दूसरा, जब आप थे उस दौर का आप बता दीजिए। ये सवाल हर उस शख्स से किया जा सकता है जो इदारों से निकलने के बाद इदारे चलने, वो कहते हैं जी मैं जब था तो चला था। वो
अब मैं नहीं कहना चाहता कि किसके ज़माने में इलेक्शन में रिगिंग के क्या किसने इल्ज़ामात लगाए, कोई इलेक्शन बचा ही नहीं पिछला जिसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे हो। इसलिए डॉक्टर साहब देखिए, अब आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात उठाई है, के साथ घुसना चाहिए, एक बड़ी ज़बरदस्त बात उठाई है। पिछले सवाल खड़ेंगे। अच्छा सुनिए, हम उतर गए पटड़ी से, मैं वापस लाना चाहता हूँ डिबेट को। जी प्लीज। देखिए ना, हम किसी शख्स को या इदारे को डिस्कस नहीं कर रहे। ऑब्जेक्टिवली ये मैंने आपको बता दिया कि आपका कानून क्या कहता है कि कौन इसको खरीदेगा, कौन इसकी कॉस्ट करेगा। राइट। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि आप देखें टेलीविजन के ऊपर तो बहुत सारे जो मुआशी तज्जियाकार हैं उनमें अक्सरियत ऐसी दिखेगी आपको जो माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, कोई तो 4-4 बार हिस्सा रहे हैं। बट अलमिया ये भी है कि हम अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी देखते हैं, बड़े बड़े इदारों के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशन पर, इवन ब्यूरोक्रेसी में भी लोगों को देखें तो वही चेहरे में नजर आते हैं, सियासतदानों में देखें तो वही चेहरे नजर आते हैं, तर्जुमानों में देखें तो वही चेहरे नजर आते हैं। तो हम अगर मुआशी तज्जियाकारों को ब्लेम कर सकते हैं कि आप लोग तो गवर्नमेंट की माजी का हिस्सा रहे हैं, तो हम हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी तो ब्लेम कर सकते हैं ना कि आप उसका हिस्सा रहे और अब आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट सर। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। नहीं, आप और कोई पॉइंट है तो वो भी दे दें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि माजी में सियासी लोग भी हुकूमतों का हिस्सा रहे, ब्यूरोक्रेट भी हिस्सा रहे। तो मैं तो सबको मिला के कहता हूँ पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबर दिया करो। उनमें से जो भी फेक न्यूज़ पैदा करता है, मैंने एंकर्स का नाम नहीं लेना, मैंने सेठों का भी नाम नहीं लेना इसलिए कि कट जाएगा। जो असल इशू है वो ये है कि सारे के सारे इस मुल्क में 5 बजे से लेके 12 बजे तक कितने हैं जो कोई ठीक खबर देते हैं, कितने हैं जो फेक न्यूज़ देते हैं, कितने हैं जो ख्वाहिश को खबर बनाते हैं, कितने हैं जो एजेंडे के ऊपर बैठ के बोलते हैं, कितने हैं जो किस किस इदारे को क्या क्या कहते हैं। और दुनिया के कितने ममालिक हैं जहाँ इस तरह की किसी को आज़ादी हासिल है कि जिसको मर्जी आप उसके साथ जो मर्जी करें। उसके बाद जब आपकी बारी आए तो आप कहेंगे कि अपना एहतसाब मैंने तो खुद करना है जनाब, मैं तो कानून भी बनने नहीं दूंगा और मैं रेगुलेटर भी नहीं लगने दूंगा। ये मैंने पहले कहा था कि हम जो ऑब्जेक्टिव बहस है उससे थोड़ा सा हम परे चले गए। जो असल इशू है कि क्या फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कभी इस मुल्क में होना है, और सारे मिल के भी बलूगत के उस दर्जे पे जाके पहुंचेंगे कि जहां पे हम कौम को ये रास्ता दिखा सकें कि हेयर लाइज द वे, जिसके ऊपर चल के, इस रास्ते के ऊपर चल के हम पाकिस्तान में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात बचाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्योंकि मामला कानून और आइन का है तो एक और बिल भी पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहा है, और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि इनसे थोड़ी सी राय ली जाए। और उससे पहले भी बात कर चुके हैं फेक न्यूज़ के हवाले से। वाकईतन ये बात दुरुस्त है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, बट डिटरमिन कौन करेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस 1-on-1 एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में। और ब्रेक से पहले भी हमने EVM के ऊपर तो बात की है, अपोजिशन के ऊपर भी हम बात कर रहे थे, साथ साथ हमने फेक न्यूज़ की भी बात की है। तो अभी डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हम मतलब स्टैंडर्ड्स अपने किस तरह मेंटेन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात आती है तो हम इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं जो कि साउथ एशिया के अंदर यूज़ कर रहा है इसको। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर पाकिस्तान में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं। लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हम उस वक्त एग्जाम्पल इंडिया की क्यों नहीं देते, क्योंकि वहां पे उनका रेगुलेटर कोई और है और वहां पर इंडियन मीडिया क्या करता है वो भी हमें पता है। तो एक तरफ हमें उनका जो चीज़ हमें पसंद आती है अपनी मतलब की, उसको तो हम इनकलकेट कर लेते हैं। तो फिर मीडिया भी तो उसी तरह इंडियन मीडिया के पैटर्न को फॉलो करें, फिर आप लोग पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हैं तो। सवाल क्या है मुझे नहीं समझ आई, सवाल कर दीजिए मैं जवाब। मैं सवाल मेरा सादा सा है सर। देखें इंडियन मीडिया वहाँ पर कोई उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई इदारा, सिर्फ एक है जो रेगुलेटर है, जैसे पाकिस्तान में पैमरा है, वो वहाँ पर रेगुलेट कर रहा है।
इंडियन मीडिया कॉर्पोरेट है, और अगर हम एग्जांपल देते हैं कि ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल हो, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर इंडिया में ईवीएम मशीन इस्तेमाल हो रही है, तो पाकिस्तान में भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, हमें भी लगता है कोई कबाहत नहीं। ये तो गुफ्तगू हो गई ना। सवाल मुझे फिर समझ नहीं आएगा। सवाल सिर्फ इतना है, सवाल कर लेना। सवाल सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल जो पाकिस्तान के अंदर हम ला चुके हैं, लाने लगे हैं, वो अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें स्टैंडर्ड क्या होगा फेक न्यूज को ढूंढने का? सर अच्छा चले, पहले इंडिया का जो कंपैरिजन है उस पे मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं। इंडिया का कोई चैनल मुझे बता दें जिसपे इंडियन फौज के खिलाफ एक लफ्ज कोई कह सका हो। उन्होंने फेक न्यूज क्रिएट की थी कि हमने जाके 500 जहादिस्ट मार दिए पाकिस्तान के अंदर, सबने चलाया। उन्होंने कहा हमने F-16 गिरा दिया, सबने चलाया। कोई मुझे इंडियन लीडर मुल्क से बाहर बैठा हुआ बता दें जिसकी तकरीर इंडियन सोशल मीडिया दिखा सके जिस तरह से यहाँ पे दिखाई जाती है। तीसरा, कोई बता दें मुल्क, इंडिया के अंदर कोई हिस्सा बता दें, चले मुल्क छोड़ दीजिए बाकी, जहाँ से कोई ऐसी दरख्वास्त किसी आला अदालत में गई हो कि एक मफरूर है, अदालत से सज़ा याफ्ता है, दवाई लेके बहाना करके बाहर गया था, कॉफ़ी पीता फिरता है, उसकी तकरीर बराह रास्त नशर करने के लिए आप इजाज़त दें, और बड़े बड़े जो रेडियाई और टेलीविजनाई चेहरे हैं वो उसका हिस्सा बने हो और गए हों वो दरख्वास्त लेके, मुझे वो बता दें। एक अच्छा, इसलिए मैं इस कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा, फिर और तरफ बात, उसके लिए फिर पूरा एक शो चाहिए किसी वक्त, वो भी कर लेंगे। जो असल इशू है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इलेक्शन की रिफॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि जब इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होता तो वो उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो फिर बर्बादी करके रख देते हैं। वो आप अनारकी पढ़ें, आजकल बड़ी पॉपुलर है वो किताब, आप देखेंगे कि किस तरह से अंदर से लोगों ने पैसे भिजवाए और कितने खरब रुपए थे इंडिया के उस वक्त के, जिनके पास दुनिया सारी की इकॉनमी का कितना हिस्सा इंडिया में, तो सारे का सारा इंग्लैंड चला गया। अब भी लोग चोरी करके पैसे इंग्लैंड लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको बिठा दिया जाता है। वो सारे कवानीन जो बाकियों के लिए, छोटे जराइम वालों के लिए कि जी ये लड़ पड़ा था किसी से, वहाँ से भाग आया, किसी कंपनी का इसने $150 या $150 लूट लिया, उनके लिए तो वो कहते हैं कि इसको वापस दो या वापस लो, लेकिन बड़े मुजरमों को कोई हाथ नहीं लगाता। 30 साल से एक बैठा हुआ है और 3 साल से दूसरा हमारा मुजरम वहाँ बैठा हुआ है। उनकी अपनी पार्लियामेंट के अरकान कहते हैं कि इनको वापस भेजो, उनका अपना जो थिंक टैंक्स है वो कहते हैं इनको वापस भेजो, वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी कहते हैं वापस भेजो, लेकिन नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम जब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय की, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, लेकिन उस गारंटी से पहले एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये बड़ी डिबेट है, इस पर बेहतर ये होगा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोलें, लेकिन मैं बात करूँगा ज़रूर। जी जी, जो बड़ी डिबेट है उससे हट के जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहाँ 7-3 बातें शराइत के तौर पे लिखी हुई हैं। एक तो पब्लिक मॉरलिटी के ख़िलाफ़, यानी जो अवामी या अमूमी इखलाकियात हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं और कोई चीज़ नहीं चलेगी जी। तो ये जब आप कहेंगे कि मैंने अपना एहतसाब खुद करना है, तो फिर मैंने भी अपना एहतसाब खुद करना है, फिर कैमरामैन ने अपना एहतसाब अलहदा करना है। एक बात ये, इसका कौन कोई उपाय करेगा कि पब्लिक मोरालिटी किधर गई, क्या क्या चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, खबर के नाम पे क्या क्या चलता है। अभी की बात नहीं है, ये चलता ही आया है। अब जरा उसके टूल्स बदल गए, एक बात। दूसरा क्या है कि वो इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और या पाकिस्तान की जो मजहबी अखलाकियात हैं उनके खिलाफ नहीं हो सकती। और तीसरा क्या है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये सारा भूल के हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, पाकिस्तान का जो कौमी मौक़िफ़ है ना इस्लामोफोबिया के बारे में, और सारी दुनिया के मुसलमानों का अब मौक़िफ़ हो गया इमरान खान की जो UN में तकरीर के बाद, जी जी, वो मौक़िफ़ ये है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ तक जायज़ है जहाँ आप हमारी दिल आज़ारी करते हैं। जहाँ मुसलमान, जो सारी दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है इस्लाम, उसके मानने वाले और हुजूर मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जब आप दिल आज़ारी करते हैं तो वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहता। अब ये ग्लोबल लेवल पे, लोकल लेवल पे भी इस तरह की हरकतें होती हैं जहाँ एक आदमी उठ के पूरे समाज को चैलेंज कर देता है और कहता है मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो 3 शराइत जो मैंने आपको बताई, ये मैंने नहीं बताई, और ये 18वीं तरमीम में मेरे ज़रिए नहीं लिखी गई थी।
ये जो फोर फादर्स, फाउंडिंग फोर फादर्स जिनको कहा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये उन्होंने डाली थी। डॉक्टर साहब, दुनिया के किसी मुल्क का डॉक्टर साहब, ये तो आर्टिकल 19 की आप बात कर रहे हैं, बेलगाम है। आर्टिकल 19 तो बुनियाद है ना, वो तो हर जर्नलिस्ट को पढ़ के शुरू करना चाहिए। जो इसके खिलाफ कर रहा है वो यकीनन आपकी स्टेट की सॉवरेनिटी के और अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रहा है। वो तो यकीनन काबिल ताज़ीर भी है, उसको पकड़ा भी जाना चाहिए। आई सेकंड यू ऑन दिस, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दिस, ऑल गुड न्यूज़ और नॉट न्यूज़ सर, मतलब सिर्फ अच्छी खबरें ही तो खबरें नहीं होती ना, तनकीद भी तो होती है। तो मैं ये सिर्फ मुसलसल अपने इर्द गिर्द सुन रहा हूँ दोस्त अहबाब से, हमारे जो मीडिया के तर्जुमान हैं वो एक ही बात करते हैं कि 5 से 10 बजे के दरमियान या 12 बजे के दरमियान सिर्फ जो है वो बुरी खबरें ही आती हैं, अच्छी खबरें नहीं आती है। लेकिन मेरे ख्याल में वॉच लिस्ट अगर चेक की जाए तो उसमें अच्छी खबरें भी होती होंगी डॉक्टर साहब। चलिए हर बात पे बहस जरूरी नहीं होती। अच्छी खबरें जो करते हैं वो अपना फर्ज अदा करते हैं, उसके भी पैसे मिलते हैं। जो बुरी खबरें करते हैं उनके लिए दरअसल ज्यादा मिलते हैं। राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में आप फरमा रहे थे कि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और उनको दवाई नहीं मिल रही, तो उनको लाने के हवाले से कोई इकदामात हुए हैं? अब तो बड़े ऑप्शंस हैं डॉक्टर साहब। देखें, इक़दामात तो हाईएस्ट लेवल पे हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना मुल्क से बाहर जब थे अपनी तकरीर में, उन्होंने कहा था कि जो लोग मुल्कों को, गरीब मुल्कों का पैसा लेके लूट के आपके बड़े कैपिटल्स में आके छुपे हुए हैं उनको वापस करें। यहाँ भी फिर ये एक उमूमी अवामी बैनुल-अक़वामी ग्लोबल विलेज की अखलाकियात आ जाती है ना, कि जहाँ छोटा सा उनका क्रिमिनल होता है वो कहते हैं वापस ले लो या वापस दे दो, और जहाज़ बार बार के भी वापस भेजते हैं। कहते हैं इसने इमिग्रेशन लॉ के शिक फलाने के, रूल फलाने के, रेगुलेशन फलाने के, फलाने नुक्ते की इसने खिलाफ वर्जी की थी, इसलिए हम जहाज़ भर के आपको वापस भेज रहे हैं। वहाँ से उनके हाथ पीछे बांध के और सीटों के साथ बांध के भी बड़े जमहूरी मुल्कों से वापस पाकिस्तानियों को भेजा गया है, जो बेचारे थे, जिनका कोई चारागर नहीं था, लेकिन जिनके पास खरबों के लूट का माल है, उनको वापस नहीं भेजा जाता। वापस आना भी एक विर्चू भी है, एक ज़ाती खूबी भी है कि कोई अदालत को फेस कर सकता है, अपने ऊपर उठने वाले सवाल का कोई जवाब दे सकता है, या उसके पास भागने के अलावा रास्ता नहीं है इसलिए कि उसकी चोरी बड़ी पक्की पकड़ी हुई है। नवाज शरीफ साहब इज्जत से वापस तशरीफ लाएं। इज्जत का रास्ता ये है कि अदालत खुली है, अगले हफ्ते में मेरे ख्याल में उनका केस फिर चलेगा, वहाँ वापस आ जाए। अभी एक खबर सर ज़बान ज़दे आम है, माज़रत चाहूंगा कता कलामी की, ना कोई फंक्शन कर सकते हैं, ना घर से निकल सकते हैं, ना जी। अभी एक खबर ज़बान ज़दे आम है और ये इसकी तस्दीक शायद मियां नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द मौजूद लोग ही कर पाएं। क्या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है? सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर 2021 में बड़े मियाँ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और इसका उन्होंने इंदिया दे दिया है कि मैं वापस आ रहा हूँ। शायद हो सकता है दवाई कंप्लीट हो गई है उनकी। नहीं, ये इंडिया उसी तरह का होता है जिस तरह का एक भाई कहता है मैं पाँव पकड़ता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं गला पकड़ता हूँ, तीसरा फिर लौट के आते हैं जब दूसरे टर्म में आगे फिर टीवियों के लिए कहते हैं, वो कहते हैं जनाब के एक कौमी हुकूमत होनी चाहिए, जमहूरी हुकूमत उनको पसंद नहीं, आईनी हुकूमत उनको पसंद नहीं है। फिर कभी कहते हैं इदारों को चाहिए वो हुकूमत तोड़ के कोई ऐसा निज़ाम बनाए जिसमें उनको शरीक इक़्तिदार। ये सब सियासतदानों की तरफ से फेक न्यूज़ है। ये सब सियासतदानों की तरफ से फेक न्यूज़ है, मतलब अब आपको ये एतमाद भी नहीं रहा कि मियाँ साहब वापस आ सकते हैं, यानी इतनी लंबी दवाई हो गई है कि वो वापस भी नहीं आ सकते हैं। नहीं, वापस वो इज्जत से आना चाहें तो अगले हफ्ते आएँ, बेतौकीरी मजीद करवाना चाहें बैनुल-अक़वामी सतह पे अपनी और बाकी जो उनके इर्द गिर्द मफरूर हैं तो वो करवाते रहें। जो सियासतदान उनके इर्द गिर्द हैं वो फेक न्यूज़ देते रहते ताकि 2-4 लोग जो खड़े रह गए वो उनके साथ खड़े रहें। उनका क्या हाल है, पीडीएम को आप बेचारी मरहूमा मगफूरा को और मदफूना को देख लेना, क्या हाल है उनका, क्या बचा है उनके पास। पीडीएम ने तो बड़े जलसे जुलसे शुरू कर दिए हैं सर, कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपने पीडीएम का तज़किरा किया तो पूछ ही लेते हैं लगे हाथों। अभी वो एक कराची में किया है मौलाना साहब ने, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चेंज हुई है उसके बाद बड़े वो उभर के बाहर निकले हैं। तो आपको लगता है कि कुछ कर पाएंगे आने वाले दिनों में?
रेंटेड क्राउड क्या कर पाए हैं कभी भी? इतना रेंटेड है, हाईली रेंटेड है सर। रेंट पे कौन कर रहा है वैसे, बाय द वे डॉक्टर साहब? चलें, खुदा हाफिज कह दें आप। अच्छा, नहीं, मैं एक आखिरी सवाल में ये पूछ रहा हूँ कि उनका रेंट कौन पे कर रहा है? आपको लगता है कि रेंटेड क्राउड है तो कौन पे कर रहा है? पीडीएम अगर होता तो वो उनके पास होता जिन्होंने पीडीएम कहते हैं बनाया था। अब तो रेंट पे चला ही गया ना, कौन पे कर रहा है? ऑब्वियस है। दैट इज़ क्वाइट मच ऑब्वियस। जनाब डॉक्टर बाबर आवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर, सर आपने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज की इस डिबेट में हमने दो चीज़ों के ऊपर बात की है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है, और डॉक्टर साहब ने इस एंड पे काफ़ी दिनों से बड़ा काम कर रखा है और उसके ऊपर देखते हैं फर्दर क्या होता है। और दूसरा, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, उसके ऊपर बात हो रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा कि उसमें चल क्या रहा है। एहतजाज कर रही हैं एहतजाजी तंजीमें, अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। आज की इस नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।